नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ देश के सबसे बड़े जासूस के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई मार धाड़ नहीं, पर वो जासूसों का बाप था। उसे पहचानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसके 6 नाम थे, पर उसे अपने देश से बेइंतहा मोहब्बत थी। जासूसी तो वो 6 देशों की कर रहा था, लेकिन दिल अपने देश के लिए धड़कता था। शातिर इतना था कि दाएं हाथ को बाएं हाथ का पता न चल पाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र और दूरी देशों ने एक दूसरे की जासूसी के लिए कई जासूस बनाए थे। दरअसल उनका मकसद एक दूसरे की खुफिया जानकारी हासिल करना था। एक ऐसे ही जासूस को ब्रिटेन ने बनाया था। उस जासूस का खुफिया नाम सिल्वर था। ये इतना तेज तर्रार था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसने हिटलर तक को मूर्ख बना दिया था। ये कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की है। उस वक्त युद्ध ब्रिटिश राज और कॉमनवेल्थ के देशों और नाजी और उनके इटली साझेदार के बीच चल रही थी। इस दौरान रूस और अमेरिका इस युद्ध से दूर थे। ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करने वाले पीटर फ्लेमिंग नामक शख्स ने सिल्वर की नियुक्ति की थी। दरअसल सिल्वर का असली नाम भगत राम तलवार था। गौरतलब है कि पीटर फ्लेमिंग के भाई इयान फ्लेमिंग ने ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जासूसों की कहानी को देखते हुए मशहूर किरदार जेम्स बॉन्ड की रचना की थी। बाद में इसे 007 के नाम से जाना गया। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कई जासूस डबल ट्रिपल एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। मशहूर लेखक और पत्रकार मिहिर बोस ने अपनी किताब में रहमत खान और भगत राम तलवार के बारे में खुलासा किया था। बोस ने लिखा था कि युद्ध के दौरान कई जासूस दोहरी भूमिका में थे और अलग अलग देशों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन भगत राम ऐसे जासूस थे जो दावा कर सकते थे कि उन्होंने 5 देशों के लिए काम किया था। भगत राम ने सुभाष चंद्र बोस को पहुंचाया था बर्लिन। फरवरी 22, 1941 की बात है। एक क्लीन शेव शख्स काबुल में इटली दूतावास तक पहुंचता है और वहां दरवाजे पर खड़े गार्ड से कहता है वो एक खानसामा है और उसे राजदूत के लिए काम करने को भेजा गया है। दरअसल भगत राम को बोस को भारत से भगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वो उसी को अंजाम देने के लिए लग गए थे। वेशभूषा से वो शख्स एकदम अफगान लग रहा था, तो गार्डों को कोई शक भी नहीं हुआ। उसे अंदर जाने दिया। राजदूत उसे देखकर खुश तो नहीं हुआ, लेकिन उससे पूछा कि उसे किसने भेजा है। उस शख्स ने बताया कि उसे अफगान में एक जर्मन कंपनी सीमेंस के हेड थॉमस ने भेजा है। इस पर राजदूत ने पूछा किस लिए। तब भगत राम ने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे बस आपको देखने के लिए भेजा गया है। इस जवाब के बाद इटली के राजदूत समझ गए कि ये कोई आम अफगान नहीं है। इसके बाद राजदूत ने वहां बैठे लोगों को जाने के लिए कहा और कहा कि मेरा नाम पीटर क्योरिनी है और मैं इटली का राजदूत हूँ। जब शख्स ने राजदूत को बताया कि उसका नाम रहमत खान है, वह न तो कोई रसोइया है, न अफगान है, बल्कि वो एक भारतीय है और वो सुभाष चंद्र बोस को काबुल लाना चाह रहे हैं। वो इसके लिए इटली की मदद चाह रहे हैं। इसके बाद बोस रहमत खान की मदद से भारत से भागकर काबुल पहुंच गए। करीब 1 महीने काबुल की सड़कों की खाक छानने के बाद इटली के राजदूत की मदद से अफगानिस्तान से निकलकर जर्मनी पहुंच गए। खैर, ये तो बात हुई बॉस के जर्मनी पहुंचने की, लेकिन उस जासूस का क्या हुआ जिसने हिटलर तक को बेवकूफ बना दिया। दरअसल क्योरिनी से मीटिंग के बाद तलवार बहुत मशहूर हो गए थे और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सबसे महंगे जासूसों में शुमार हो गए थे। 1945 तक उन्होंने इटली, जर्मनी, रूस, जापान और ब्रिटेन के लिए जासूसी की थी, लेकिन असल में वो कट्टर भारतीय थे। देश के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादार थे। कुछ महीने तक इटली के लिए काम करने के बाद भगत को जर्मनी भेजा गया था। नाजियों ने उन्हें जासूसी की ट्रेनिंग देकर फिर से काबुल भेज दिया था। 1941 से 1945 के बीच सिल्वर ने पैदल ही 12 बार काबुल की यात्रा की। जर्मन ने उन्हें काबुल में एक किराए का फ्लैट दिया था। उन्हें करीब 2.5 मिलियन भी दिए, जिसका इस्तेमाल भगत ने पैसे की तंगी से जूझ रहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की मदद के लिए की। लेकिन दिल से कम्युनिस्ट सिल्वर यानी भगत की इच्छा नाजी और इटली की मदद की कतई नहीं थी। तो उन्होंने हिटलर और इटली को झूठी जानकारियां देनी शुरू कर दी।
उस दौरान इस तरह की जानकारी को चेक करने का कोई तरीका नहीं होता था। इस दौरान सिल्वर एक बार फिर अपने पुराने बॉस फ्लेमिंग से मिलते हैं। उन्होंने एक अफगान के मौत की शायद झूठी कहानी सुनाते हैं, जिस पर फ्लेमिंग विश्वास भी कर लेते हैं। इस यात्रा के दौरान सिल्वर ने अपने जर्मन रहनुमाओं को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो काबुल में रह रहे जापानी अताशे इनोयू से उन्हें मिलवाए। जापानी अताशे ने भी क्यूरोनी की तरह भगत के झूठ को सच मान लिया। इस दौरान जापान भारत पर आक्रमण की योजना बना रहा था। इसी दौरान फ्लेमिंग ने सिल्वर को डबल एजेंट बनने के लिए राजी कर लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सिल्वर गायब हो गए। इसके बाद 1947 में भारत भी आजाद हो गया। देश के बंटवारे के दौरान सिल्वर को यह अंदाजा था कि वो पाकिस्तान में एक हिंदू बनकर नहीं रह सकते, इसलिए वो भारत आ गए। इस दौरान उन्हें जासूसी के मिले करोड़ों रुपए लेकर वो भारत पहुंच गए। सिल्वर उर्फ भगत का 75 साल की उम्र में 1983 में निधन हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।